अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर डायनामिक्स के लेक्चर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वो आपके सामने हैं, जिनमें वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मोमेंटम, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, impulse, state and prove Newton's second law in term of momentum, derive Newton's second law of motion from the relation of momentum शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ वेट से करेंगे। किसी जिस्म का वज़न दरअसल उस पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है। ज़मीन पर किसी चीज़ का वज़न वो फ़ोर्स है जिससे ज़मीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। सादा अल्फाज में हम वेट को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि If air resistance is negligible, the net force on falling object is the gravitational force called weight। यानी अगर हवा की मुज़ाहमत को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो एक आज़ादाना गिरते हुए जिस्म पर जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे वज़न कहते हैं। वज़न एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिहाजा वज़न भी वेक्टर मिकदार है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वज़न का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। अगर हम किसी जिस्म का वज़न मालूम करना चाहें तो दिए गए फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। W इज़ इक्वल टू mg। W वेट को रिप्रेजेंट करता है, m मास को रिप्रेजेंट करता है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे मास और वज़न के दरमियान फ़र्क की। आमतौर पर मास और वेट एक जैसी मिकदारें ही तस्वुर की जाती हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये दो मुख्तलिफ किस्म की मिकदारें हैं। मास और वज़न के दरमियान फ़र्क को वाज़े करने के लिए स्क्रीन पर एक तरफ मास और दूसरी तरफ वेट लिखा गया है। अगर हम पहले मास की बात करें तो मास किसी जिस्म में मादा की मिकदार होती है, यानी द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, जबकि वेट किसी जिस्म पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट इज नेट फोर्स ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मास हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये एक स्केलर मिकदार है। वेट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, इसलिए इसकी पैमाइश किलोग्राम में की जाती है। वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है, इसलिए इसकी पैमाइश न्यूटन में की जाती है। मास ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास कायनात में हर जगह पर कांस्टेंट रहता है, यानी अगर जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो जिस्म का मास तब्दील नहीं होता। द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी जिस्म का वेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर इन्हिसार करता है और जगह बदलने से इसकी मिकदार तब्दील हो जाती है। मास इज डिनोटेड बाई m। मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाइल वेट इज डिनोटेड बाय w और वेट को w से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। मास की पैमाइश फिजिकल बैलेंस से की जाती है। वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। वजन की पैमाइश स्प्रिंग बैलेंस से की जाती है। मास इज मेजर्ड बाय द फार्मूला m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय a। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma। इस रिलेशन को इस्तेमाल करके मास को मालूम किया जाता है। मास को इस फार्मूले की मदद से मालूम किया जाता है, m इज़ इक्वल टू f डिवाइडेड बाई a। वेट इज़ मेजर्ड बाय द फार्मूला w इज़ इक्वल टू mg। वज़न को w इज़ इक्वल टू mg से कैलकुलेट किया जाता है।
अब हम मास और वेट को समझने के लिए चंद सवालात को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी। एन एस्ट्रोनॉट एंड हिज स्पेस सूट हैव अ टोटल मास ऑफ 120 kg। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द मून। एक खलाबाज और उसके खलाई लिबास का मास 120 किलोग्राम है। उसका जमीन पर और चांद पर वजन क्या होगा? इस सवाल में आपको दो हिस्से नजर आ रहे होंगे। एक वेट जमीन के ऊपर है और दूसरा वेट चांद के ऊपर। तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 120 kg। जमीन के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है और चांद के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम होती है। पहले हम जमीन पर वजन को कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू W अर्थ विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अब मास हमारे पास 120 kg है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये आ जाएगा 1200 न्यूटन। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। वेट ऑन मून विच इज इक्वल टू W मून विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। मास 120 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.6 है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 192। चांद के ऊपर खलाबाज और उसके लिबास का वजन 192 न्यूटन होगा, जबकि जमीन पर उस खलाबाज और उसके लिबास का वजन 1200 न्यूटन होगा। एक और मिसाल देखते हैं। अ बॉडी पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स? एज्यूम नो फ्रिक्शन। एक जिस्म 20 किलोग्राम मास के एक बॉक्स को 50 न्यूटन फोर्स से धकेलता है, उस बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि एज्यूम नो फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। मास इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 20 kg। फोर्स इज इक्वल टू F विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। फोर्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के। यहाँ से A की वैल्यू हम निकालेंगे, A इक्वल हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स 50 है और मास 20। 50 डिवाइडेड बाय 20 ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। किसी जिस्म में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मिकदार मोमेंटम कहलाती है। The product of the object's mass and velocity is called momentum. It is also known as linear momentum. It is denoted by P. किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब उसका मोमेंटम कहलाता है। किसी जिस्म के मोमेंटम को मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू mv। यहाँ पर P मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, m मास को रिप्रेजेंट करता है और v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है। इसकी सिमत वही होती है जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम के यूनिट्स की। मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स है। अगर हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड भी करें और सेकेंड से मल्टीप्लाई भी करें तो ये हमारे पास आ जाता है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। अब हम जानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड। अब हम उन अवामिल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिन पर मोमेंटम का दारोमदार होता है। किसी जिस्म का मोमेंटम दो अवामिल पर मुनहसिर होता है।
पहला है मास। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। किसी जिस्म के मोमेंटम का इन्हिसार उस जिस्म के मास पर होता है। जितना किसी जिस्म का मास ज्यादा होगा उतना ही उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। दूसरा वेलोसिटी। ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लार्जर विल बी द मोमेंटम। किसी जिस्म के मोमेंटम का इन्हिसार उस जिस्म की वेलोसिटी पर भी होता है। जितनी किसी जिस्म की वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब हम इम्पल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। When a force acts on a body for a very short time, the product of force and time is called impulse of the force. It is a vector quantity. जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर बहुत कम वक्त के लिए अमल करती है तो उस फोर्स और वक्त के हासिले ज़रब को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स भी एक वेक्टर मिकदार है। इम्पल्स को मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू आई विच इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर आई इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा टी वक्त के छोटे लम्हे को जाहिर करता है। द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स आर न्यूटन सेकेंड आर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। अब अगर आप F की जगह पर उसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करें और डेल्टा टी की जगह पर सेकंड पुट करें तो सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ये कैसे आते हैं आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी इंतहाई दिलचस्प होगा कि इम्पल्स के यूनिट भी वही हैं जो मोमेंटम के हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे कानून की मोमेंटम की इस्तिलाह में और फिर इसे साबित करते हैं। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ की मोमेंटम की इस्तिलाह में स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि किसी जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली की शरह अप्लाइड फोर्स के बराबर है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m is moving with an initial velocity vi, a force F acts on it for short interval of time delta t and its final velocity becomes vf। फर्ज करें कि एक जिस्म जिसका मास m है इब्तदाई वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा है, उस पर एक फोर्स F बहुत कम वक्त डेल्टा t के लिए अमल करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो जाती है। हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू pi विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू pf which is equal to product of mass and final velocity of the body। तो rate of change of momentum equal होगा change in momentum divided by time। change in momentum हमारे पास आएगा final momentum minus initial momentum यानी pf minus pi divided by delta t। rate of change of momentum equal होगा pf की जगह पर हम उसकी वैल्यू mvf पुट करेंगे और pi की जगह पर उसकी वैल्यू mvi पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यहाँ पर हम m को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल्टा t। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन असल में इक्वल होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल्टा t के, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास इक्वल हो जाएगा m और vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल्टा t की जगह पर हम पुट करेंगे a। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के, सो F इज इक्वल टू ma। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो F बराबर होगा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि PF माइनस PI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम डेल्टा P लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर आ जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हम न्यूटन के दूसरे कानून को मोमेंटम के रिलेशन से अखज़ करते हैं। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, द लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय। फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म जिसका मास m है वो वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, तो उसका मोमेंटम बराबर होगा P इज इक्वल टू mv के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अभी कुछ देर पहले हम ये साबित कर चुके हैं कि अप्लाइड फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू P की जगह पर हम पुट करते हैं mv, m को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब हम जानते हैं कि डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो अब हम डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T की जगह पर उसकी वैल्यू यानी कि A को पुट कर देंगे, तो F हमारे पास इक्वल होगा ma के, जो कि न्यूटन के दूसरे कानून की मैथमेटिकल फॉर्म है, जो हमें बताता है कि फोर्स बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।